पहले हमारे अंडे खराब ना हो जाएं, इसको हम बचाना चाहते हैं, तो हम एग फ्रीजिंग करा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें हमें मेल पार्टनर की जरूरत नहीं है, कोई भी लड़की आकर एग फ्रीजिंग करा सकती है अगर उसकी उम्र। और इसके क्या प्रोसेस है एग फ्रीजिंग में, कितने दिन का टाइम चाहिए हमें, कितना, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज? कितनी सेलिब्रिटीज आजकल एग फ्रीजिंग करा रहे हैं या करा चुके हैं पिछले 5 साल 10 साल पहले, जिसके जरिए वो अब प्रेग्नेंट होकर अपने एग से अपना बच्चा कर पाए हैं। डाइटरी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भाई स्मोकिंग का बहुत रोल है। अगर कोई लड़की स्मोक कर रही है तो स्मोक से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमारे गैमेट्स को, मतलब एग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एग फ्रीजिंग का क्या चार्जेस होते हैं मैम, लगभग क्या चार्जेस हमारे? एग फ्रीजिंग कोई महंगा काम नहीं है ना। इसमें इक्विवेलेंट टू आईवीएफ कॉस्ट नहीं। अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें आप खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, तो भाई आप ही के एग से, आपके पार्टनर के स्पर्म से हम सरोगेट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग की कोई लोअर लिमिट भी है एज की? जैसे हमने हायर एज ग्रुप में बताया कि थोड़ी जल्दी करवा ले तो हमारे एग क्वालिटी अच्छे होते हैं, तो कोई लोअर लिमिट भी है इसकी? कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि भाई आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है ना। हम कितनी बार सुनते हैं कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, औरत बूढ़ी हो जाती है। गर्ल्स आर ब्लेम। क्यों? बिकॉज आजकल जो हमने देखा है मेल के भी जो सीमेंट टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें भी लो काउंट आना, लो मोटिलिटी आना या उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर होना, ये सब क्या आपको लाइफस्टाइल की वजह से ही लगता है या और भी कोई कारण हो सकते हैं? एक्सेप्ट करना ही एक मेल को एक बहुत मुश्किल से होता है कि भाई मेरा काउंट 0 है। जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं स्मोक भी नहीं करता, ड्रिंक भी नहीं करता, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा स्पर्म 0 है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनीषा और आज हमारे साथ है हमारी सीनियर कंसल्टेंट इन आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। और आज हम इनके साथ एक बहुत ही हॉट और ट्रेंडी टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ एग फ्रीजिंग। तो ये बताइए डॉक्टर नेहा, एग फ्रीजिंग होता क्या है? मनीषा, एग फ्रीजिंग मतलब अपना अंडा बर्फ में रखवाना, है ना, इसको हम बोलते हैं एग फ्रीजिंग। अभी एग फ्रीजिंग लिटरल टर्म्स में बर्फ में रखना ही है, बिकॉज जब हम आपके एग्स लेते हैं तो उसको लिक्विड नाइट्रोजन में -195 डिग्रीज पर फ्रीज करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आपके अंडे को फ्रीज कर फ्रोजन स्टेट में, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई डैमेज नहीं होता और वो उसी स्टेट में लंबे टाइम तक हमारे पास रह सकता है। इसको एग फ्रीजिंग बोलते हैं। अच्छा, तो इसके कोई मेडिकल इंडिकेशंस है या नॉन मेडिकल इंडिकेशन में भी हम एग फ्रीजिंग कर सकते हैं? देखो भाई, एग फ्रीजिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो तो ही कराओ। अच्छा, अगर बीमारी है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि एग फ्रीजिंग करानी है, जैसे कैंसर है या आपको कोई सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है कम उम्र पर, तो ऐसे केस में मेडिकली इंडिकेटेड है एग फ्रीजिंग। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो या आप शादी के लिए तैयार नहीं हो, आपको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिला और आप ये चाहते हो कि भाई आगे जाकर मैं माँ तो बनना चाहती हूँ, लेकिन अभी 2-4 साल 5 साल मेरा कोई प्लान नहीं है, तो ऐसे केस में अगर हम आपका एग फ्रीज कर लेते हैं तो हम आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और क्या इसकी कोई एज लिमिट भी है एग फ्रीजिंग के लिए? देखो, जब तक पीरियड आ रहा है तब तक हम ये कह सकते हैं कि भाई अंडा शरीर में बन रहा है। 40 साल तक एक औरत के शरीर में अंडा बनता है, तो जो 20-22 साल से 40 साल की उम्र है तो अच्छा टाइम है उसमें एग फ्रीज कराने का। लेकिन आप जितनी कम उम्र पे करा लोगे उतने अंडे हेल्दी होंगे, उतनी उनके काउंट ज़्यादा होगा, क्वालिटी बेटर होगी और आगे जाके उन अंडों से प्रेगनेंसी होने की संभावना बेटर होगी। तो जितना जल्दी कराएंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उतना उसका आगे का आउटकम बेटर है। बट 40 साल तक हम एग फ्रीजिंग कर सकते हैं। और ये एग फ्रीजिंग आईवीएफ से कैसे डिफरेंट है? देखो भाई, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बच्चे को ट्यूब में बनाना। एग फ्रीजिंग बच्चा बनाना नहीं है। एग फ्रीजिंग मतलब हम आपके खाली एग लेकर बर्फ में रख रहे हैं, लेकिन आगे जाकर अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो इन एग से आप नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बिकॉज ये शरीर से बाहर निकाल कर बर्फ में रखे हैं। तो जब हम अंडे को बर्फ से निकालेंगे
तब उसमें आईवीएफ करेंगे आपके पार्टनर के स्पर्म से। तब हमें मेल पार्टनर की जरूरत है। तब हमें मेल पार्टनर की ज़रूरत होगी और तब हम बच्चे को लैब में बनाकर बच्चे को रखेंगे। काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन होती है कि एग फ्रीजिंग में भी क्या हमें मेल पार्टनर पहले ही चाहिए कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मेल पार्टनर की ज़रूरत तब है जब हम भ्रूण बनाना चाहें, जब हम बच्चा बनाना चाहें, एम्ब्रियो बनाना चाहें। लेकिन अगर हम अभी बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम खाली अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल को सेव कर रहे हैं, मतलब उम्र से पहले हमारे अंडे खराब ना हो जाएं, इसको हम बचाना चाहते हैं, तो हम एग फ्रीजिंग करा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें हमें मेल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़की आकर एग फ्रीजिंग करा सकती है अगर उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है। और इसके क्या प्रोसेस है एग फ्रीजिंग में? कितने दिन का टाइम चाहिए हमें? कितना, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज़? इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे हम ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसमें जब हम कोई लड़की आती है और बोलते हैं कि हमें मैम एग फ्रीजिंग कराना है, तो हम बेसिक टेस्ट करते हैं। खाली एक दिन अगर आप हमारे पास आओगे, हम आपका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, हम एक दिन में कर लेते हैं। जब हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो आपका पीरियड आते ही दूसरे दिन से कुछ स्मॉल इंजेक्शंस होते हैं जो कि हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं, जो इंसुलिन के जैसे होते हैं, साधारण होते हैं, आप अपने आप लगा सकते हो। उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जाना, अपने आप इंजेक्शन लगाओ और 10 दिन के बाद 12th डे हम आपके एग को निकाल कर फ्रीज कर लेते हैं। तो पूरा प्रोसेस खाली 10-12 दिन का है। 12th डे आप बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री हो। इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत है या हमें बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है? देखो, एग फ्रीजिंग ओपीडी बेस्ड इलाज है, इसमें कोई भी बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जो 10 दिन के इंजेक्शन लगवा रहे हो, उस टाइम पर अपने ऑफिस जाओ, स्पोर्ट खेल रहे हो वो करो, जो भी आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है सब कुछ करो, खाली इंजेक्शन टाइम से लगा लो। और जब हम एग निकालते हैं तो स्मॉल एनेस्थीसिया देते हैं, शॉर्ट एनेस्थीसिया देते हैं, तो इसलिए उसमें कोई दर्द भी नहीं होता। पूरे एग निकालने में खाली 10-15 मिनट का समय लगता है, 2 घंटे के बाद आप घर चले जाते हो, तो कोई एडमिशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इट इज़ बेसिकली वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हम सोच सकते हैं इसके बारे में, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। बिल्कुल। और एग फ्रीजिंग के बाद भी क्या हमें रेस्ट करना चाहिए, लाइक 1 वीक 2 डेज? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं। अपनी नॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा। तो एग फ्रीजिंग करने के बाद हम सेम डे रेस्ट बोलते हैं, बिकॉज हमने आपको छोटा एनेस्थीसिया दिया है। बट अगले दिन से आप रूटीन एक्टिविटीज़ करो, खाली जंपिंग जॉगिंग मत करो, बिकॉज ओवरीज थोड़ी बल्की होती हैं। लेकिन नॉर्मल एक्टिविटी, हर कुछ उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ नॉर्मल, तो इसमें कोई रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे हम डरें। तो एग फ्रीजिंग बिल्कुल सेफ़ है। और अगर आप देखोगे तो इतने सारे सेलिब्रिटीज़, अगर हम बात करें, इतनी सेलिब्रिटीज़ आजकल एग फ्रीजिंग करा रहे हैं या करा चुके हैं पिछले 5 साल 10 साल पहले, जिसके ज़रिए वो अब प्रेग्नेंट होकर अपने एग से अपना बच्चा कर पाए हैं। तो बेसिकली एग फ्रीजिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि हम अपने गैमेट से फ्यूचर में कंसीव कर सकते हैं। वी कैन हैव अ बायोलॉजिकल। यस, अगर हमने 40 के बाद बच्चा प्लान करा और ये सोचा कि अब हमें अपना बच्चा चाहिए और आपकी ओवरी इस लायक नहीं है, तो बेटा बच्चा कैसे होगा? अगर एग अच्छा नहीं होगा तो बच्चा हेल्दी नहीं होगा। इसलिए अगर हम पहले से फ्रीज करा लेते हैं तो आगे जाकर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। और ये एग फ्रीजिंग के प्रोसेस के बाद भी हमें कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी करनी होती है? खाने पीने में कुछ फ़र्क? कोई खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो खाते हो वो सब खाओ, जितना अच्छा खाओगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उससे हमारे प्रोसेस में कोई परेशानी नहीं है। सो नॉर्मल फूड, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल लाइफस्टाइल। और प्रोसेस से पहले भी कुछ हमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ऐसा कुछ है? तो डाइटरी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भाई स्मोकिंग का बहुत रोल है। अगर कोई लड़की स्मोक कर रही है तो स्मोक से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो हमारे गैमेट्स को, मतलब एग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप स्मोक कर रहे हो, डेफिनेटली हम ये बोलेंगे कि भाई स्मोकिंग छोड़ दो, है ना। लेकिन अगर जो पहले लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं उनका जो डैमेज हो चुका है वो हम बदल नहीं सकते। अगर आप बहुत अल्कोहल पी रहे हो तो उसकी मात्रा कम करो, इनफ्रीक्वेंट करो, हफ्ते में 1 आध बार ही करो, क्वांटिटी कम रखो, जिससे कि उससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना। ओके।
और ये एग फ्रीजिंग का क्या चार्जेस होते हैं मैम, लगभग क्या चार्जेस हमारे पास? एग फ्रीजिंग कोई महंगा काम नहीं है ना? इसमें इक्विवेलेंट टू आईवीएफ कॉस्ट? नहीं, सो आईवीएफ से इसमें कॉस्ट कम लगता है, बिकॉज हमें आईवीएफ नहीं करना, बच्चा नहीं बनाना जी। जो कॉस्ट लगता है वो इंजेक्शन का लगता है जो 10 दिन के लग रहे हैं, और जो एनेस्थीसिया देकर हम रिट्रीवल कर रहे हैं उसका कॉस्ट है, प्लस बच्चे को बर्फ में रखने का एम्ब्रियोलॉजिस्ट का कॉस्ट है। तो ये जो भी कॉस्ट है ये आईवीएफ से कम है और ये बिल्कुल सेफ है ना, ओपीडी बेस्ड है। तो एग फ्रीजिंग अगर आप देखोगे तो हमारी सेलिब्रिटीज़ में इतने लोग हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग कराई। प्रियंका चोपड़ा है, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग के ज़रिए पहले अपना एग प्रिजर्व करा लिया और अब प्रेग्नेंट हैं। कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जिन्होंने एग फ्रीजिंग कराया है बिकॉज उनको और हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि ल्यूपस। अभी आप सेलेना गोमेज को जानते हैं, इंटरनेशनल फिगर है, एंड यू सी दैट शी केम आउट एंड ट्वीटेड दैट शी कांट गेट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ हर हेल्थ कंडीशन, बट शी हैज़ ऑप्टेड फॉर एग फ्रीजिंग, जिससे कि आगे जाके वो अपने ही एग से प्रेगनेंसी कर सकती है, मे बी सरोगेसी के जरिए, है ना। सो एग फ्रीजिंग खाली इसलिए ही नहीं है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो भी करा सकते हो, नहीं भी है तो भी करा सकते हो। सो बेसिक एडवांटेज मतलब एग फ्रीजिंग का यह है कि अगर हमें मेडिकल कंडीशन है या फॉर सम एज फैक्टर, फॉर सम अदर रीज़न हम नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर में वी कैन कंसीव विद आवर ओन गैमेट। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एग फ्रीजिंग मतलब करवा के फ्यूचर में व्हेन यू गेट द पार्टनर सेल्फ ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, वी कैन ऑप्ट फॉर सम मेडिकल कंडीशन, सरोगेसी के भी हम कर सकते हैं। सेल्फ ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, हाँ, सरोगेट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें आप खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, तो भाई आप ही के एग से, आपके पार्टनर के स्पर्म से हम सरोगेट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बच्चा तो आप ही का है, जेनेटिक पैरामीटर्स तो आप ही से आए, लेकिन क्योंकि आप फिट नहीं हो, कार्डियक कंडीशन है, कोई रीनल कंडीशन है, कोई किडनी फेलियर के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कुछ कैंसर सर्वाइवर्स आते हैं जिनका यूट्रस रिमूव हो चुका है या उनका यूट्रस इस कंडीशन में नहीं है या हेल्थ इस कंडीशन में नहीं है कि वो माँ बन पाए। अगर हम उनका एग पहले से फ्रीज कर लें ट्रीटमेंट से पहले, और बाद में जाके उनका अगर यूट्रस ठीक है तो उनके यूट्रस में, अगर नहीं है तो सरोगेट के यूट्रस में, अगर हम आपका बच्चा रखें तो आप अपने एग के ज़रिए प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एग फ्रीजिंग की कोई लोअर लिमिट भी है एज की? जैसे हमने हायर एज ग्रुप में बताया कि थोड़ी जल्दी करवा ले तो हमारे एग क्वालिटी अच्छे होते हैं, तो कोई लोअर लिमिट भी है इसकी? देखो भाई, लोअर लिमिट में बिकॉज गवर्नमेंट का लॉ है, वो ये कहता है कि कोई भी ART प्रोसीजर आप 21 साल की उम्र से पहले नहीं करा सकते। इसलिए एग फ्रीजिंग भी 21 से 40 साल की उम्र में या 42 तक की उम्र में हम करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है जिसमें एडोलेसेंट में भी हमें एग फ्रीजिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैलिग्नेंसी है ना, अगर कोई कैंसर है आपको तो उसमें ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रेजर्वेशन भी होता है। मतलब अगर बच्चा छोटा है, लड़की छोटी है, उसके अंडे नहीं बने या हम अंडा नहीं बना सकते उनका, तो हम उनका ओवेरियन टिश्यू भी निकाल कर उसको फ्रीज कर सकते हैं। और जब उनकी कंडीशन ठीक हो, आगे जाकर शादी हो, बच्चा करना चाहें, तो उस टिश्यू को हम निकाल कर ट्रांसप्लांट कर कर उन्हीं की एग से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो प्री एडोलेसेंट या एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी एग फ्रीजिंग या ओवेरियन टिश्यू प्रेजर्वेशन करा जा सकता है। और मैम एग फ्रीजिंग से पहले क्या हमें कुछ टेस्ट करवाने चाहिए? क्या वो टेस्ट बहुत कॉस्टली होते हैं? देखो, टेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होते हैं, है ना, जिसमें आपके हार्मोन टेस्ट है, हीमोग्लोबिन है, आपके वायरल मार्कर्स हैं, थायराइड, शुगर्स, ऐसे सिंपल टेस्ट होते हैं जो ये पता करे कि भाई आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड है, खाली सिंपल टेस्ट के जरिए हम आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो भी बहुत कॉस्टली प्रोसेस नॉट एट, सो वी कैन गो फॉर इट। बिल्कुल ओके। और अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो एग फ्रीजिंग बाद में फ्यूचर में जब हम इसे थॉ करके यूज़ करें और कंपेयर टू IVF, दोनों में क्या है डिफरेंस? सो एग फ्रीजिंग में थॉइंग के बाद एग उतना ही वायबल हो जाए, मतलब उससे बच्चा बन पाए, इसकी पॉसिबिलिटी 80-90% है। मतलब 100% ज़रूरी नहीं है कि सारे अंडे बर्फ़ से बाहर निकल कर वाइटल हो,
लेकिन 80-90% चांस है कि वो एग इस क्वालिटी के होंगे कि हम उससे बच्चा बना पाएँ। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग जब हम करते हैं, जब हम आपका भ्रूण रखते हैं बर्फ़ में, तो उसका 100% रिट्रीवल होता है मोस्टली, है ना, 95 to 100%। मतलब सारे बच्चे बर्फ़ से निकलकर बाहर ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं अभी एडवांस टेक्नोलॉजी से। लेकिन सारे अंडे शायद सर्वाइव ना करें, इसलिए हम ज़्यादा एग्स, मल्टीपल एग फ्रीज करना चाहते हैं। ओके मैम, एक मेरी फ्रेंड है, सी इज़ 32 ईयर्स नाउ, और वो प्रेगनेंसी मतलब शादी भी प्लान नहीं कर रही है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो वैसे में आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या उसे एग फ्रीजिंग करवा लेनी चाहिए? 2 इयर्स एज है ना, अभी बॉर्डर लाइन एज हो गई हमारी। प्लस वो कहती है कि अभी मुझे भाई सही पार्टनर नहीं मिला, मैं तो शादी कर तैयार नहीं हूँ। तो ऐसे केस में अगर वो आकर एग फ्रीजिंग करा लेगी तो उसके दिमाग से ये बोझ हट जाएगा ना कि अब मेरी टाइम निकल रहा है, मेरी उम्र निकल रही है, मैं आगे प्रेग्नेंट कैसे होंगी। या अगर अभी नहीं भी सोच रही है प्रेगनेंसी के लिए, अगर हो सकता है 7-8 साल बाद सोचे प्रेगनेंसी के लिए, तब क्या करेंगे? तो बेटर है कि आप आओ, डॉक्टर से मिलो, बेसिक टेस्ट कराओ, अगर सब ठीक है भाई एग फ्रीजिंग करा लो, तो आपका ये जो बोझ है दिमाग से ये हट जाएगा और आप इजीली बिना किसी स्ट्रेस से आप खुशी खुशी शादी करना चाहोगे, मे बी व्हेनेवर यू आर रेडी। ओके, और जैसे एग फ्रीजिंग है, वैसे सीमेन फ्रीजिंग भी कुछ होता है या हमें वो भी करवाना चाहिए? सो सीमेन फ्रीजिंग क्या होता है, अगर हम किसी मेल पार्टनर का या मेल का स्पर्म को बर्फ़ में रखें, सेम लिक्विड नाइट्रोजन में -195 डिग्रीज पे स्पर्म को फ्रीज करना, तो फ्रीजिंग के ज़रिए हम मेल का भी फर्टिलिटी पोटेंशियल प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुछ बॉयज़ जिनमें सीमेन प्रेजर्वेशन की ज़रूरत है, मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जिनको मे बी कैंसर का प्रॉब्लम है, जिनको कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है, या कोई टेस्टिकुलर कैंसर है जिसमें उनकी टेस्टिस रिमूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आपको आगे जाकर इन दवाइयों की वजह से या ऑपरेशन की वजह से आगे जाकर स्पर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पर्म फ्रीजिंग तो बिल्कुल ही साधारण है। उसमें तो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एक स्पर्म सैंपल आपको हमें देना है, हम उसको प्रिपेयर कर मल्टीपल वायल्स में छोटे छोटे ट्यूब्स में फ्रीज कर लेते हैं। सो स्पर्म फ्रीजिंग तो बिल्कुल 1 दिन का काम है और आगे तक आपकी लाइफ के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे एग फ्रीजिंग में मेडिकल कंडीशन एक चीज़ें थी और दूसरी एक एज फैक्टर था, तो क्या सीमेन फ्रीजिंग में भी एज फैक्टर कुछ है ऐसा? देखो, स्पर्म अगर लड़का एडोलेसेंट के उम्र के ऊपर है, मतलब वो स्पर्म सैंपल हमें मास्टरबेशन के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है, तो हम स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं। इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो मेडिकल लॉ है उसके अकॉर्डिंग 55 इयर्स कट ऑफ है मेल के लिए। मतलब 55 साल की उम्र के बाद आप किसी भी फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकते हो हमारे देश में, लेकिन बाकी देशों में ऐसी एज लिमिट कई देशों में नहीं है। तो अगर हम स्पर्म की बात करें तो भाई कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं कि भाई आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना। हम कितनी बार सुनते हैं कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, औरत बूढ़ी हो जाती है क्योंकि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लिमिटेड टाइम के लिए आती है। गर्ल्स आर ब्लेम्ड। क्यों? बिकॉज 50-55 साल तक हमारा महीना आना बंद हो जाता है, मीनोपॉज आ जाता है और हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। लेकिन मेल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो 60-65 साल की उम्र तक भी हेल्थी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर लॉ की बात ना करें तो भाई 60-65 साल तक भी स्पर्म ठीक है, लेकिन मेडिकली हमारे देश में 55 साल कट ऑफ है। अगर किसी लड़के की उम्र कम है और वो स्पर्म इजैक्यूलेट नहीं कर पा रहा, तो कई तरीके की ऐसी डिवाइसेस भी हैं, जैसे इलेक्ट्रो इजैक्यूलेटर्स हैं, जिसके ज़रिए इजैक्यूलेशन हम मशीन के ज़रिए कर सकते हैं और फिर स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं। उस स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया एम्ब्रॉय फ्रीजिंग करते हैं और उसको थॉ करते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी सक्सेस है एंड कंपेयर, और उस साइड की बहुत अच्छी नहीं है। तो स्पर्म फ्रीजिंग को जब हम थॉ करते हैं तो उसकी कितनी अच्छी सक्सेस रेट है? मतलब देखो, क्या है? एग की भी मैंने ये नहीं कहा कि खराब है, है ना, कहा कि एम्ब्रियो से 10% कम है।
लेकिन अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म बर्फ़ में रखने के बाद जब हम बाहर निकालते हैं तो उसका कोई भी पैरामीटर्स डैमेज नहीं होते, खाली और खाली मोटिलिटी कम होती है। मतलब जो चलते हुए शुक्राणु हैं वो बर्फ़ से निकालने के बाद 100% ज़िंदा नहीं हो जाते, है ना। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसमें कुछ प्रिपेयर कर कर, कुछ मीडिया डालकर, सेंट्रीफ्यूज कर कर उसकी वाइटैलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर काउंट इतना बढ़िया नहीं है या मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो इक्सी के ज़रिए, जो आईवीएफ का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसमें हम अंडा लेकर, शुक्राणु को लेकर मशीन से एग के अंदर डालते हैं, इक्सी के ज़रिए हम बच्चा बना सकते हैं, है ना। तो स्पर्म का रिट्रीवल बहुत बढ़िया है। अगर मोटिलिटी कम भी है तो उसको इम्प्रूव करने के तरीके हैं जी। और जैसे एग फ्रीजिंग से पहले हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, तो क्या हम सीमेन फ्रीजिंग से पहले भी कुछ टेस्ट करवाते हैं? बेसिक टेस्ट, है ना, खाली बेसिक टेस्ट, वही आपका शुगर, आपका थायराइड, आपका हीमोग्लोबिन, वायरल मार्कर्स, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एचआईवी, हेपेटाइटिस, इन सारे बेसिक टेस्ट कराते हैं। अगर ये सब ठीक है तो भाई हम भी सेफ हैं, लैब भी सेफ है और पेशेंट के लिए भी आगे तक के लिए अच्छा है। एंड व्हाट अबाउट द कॉस्ट? सो स्पर्म फ्रीजिंग बिल्कुल बहुत ही साधारण है और उसका कोई भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। मतलब खाली स्पर्म को प्रिपेयर करके जो मीडिया लगता है और बर्फ़ में जो हम रख रहे हैं उसका कॉस्ट है। तो आप ये मानो कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो शायद उससे भी कम पैसों में हम आपका स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं। ओके। सो स्पर्म फ्रीजिंग इज very Okay. economical and very easy to do. And moreover, you don't need any anesthesia, Nothing. no admission, nothing, no Nothing. test, and it is very simple. Very simple. Okay. And apart from females, आज हम थोड़ी मेल के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही हिडन चैप्टर है हमारे बिल्कुल फ्यूचर में या प्रेजेंट टेंस में, वॉटेवर। आजकल जो हमने देखा है, मेल के भी जो सीमेन टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें भी लो काउंट आना, लो मोटिलिटी आना या उनकी मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर होना, ये सब क्या आपको लाइफस्टाइल की वजह से ही लगता है या और भी कोई कारण हो सकते हैं? देखो, लाइफस्टाइल को हम पूरा ब्लेम नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना। लाइफस्टाइल का 20-25% कारण है जिसकी वजह से ये मेल फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। लेकिन हर स्मोकर का स्पर्म खराब नहीं होता, हर बंदा जो डेली अल्कोहल भी पी रहा है उसका भी स्पर्म खराब नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि खाली लाइफस्टाइल की वजह से स्पर्म खराब है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हो, बहुत जंक खाते हो, इसका असर है, बट 100% नहीं है। कुछ लोगों को ये सब करने के बाद भी उनका स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल होता है और बच्चा नॉर्मल ठहरता है। लेकिन 20-25% ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म डैमेज होता है। नहीं तो काफ़ी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मेल फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जैसे कि आपकी और मेडिकल कंडीशन, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, एंडोक्राइन ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स, क्रोनिक इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शन होना, जो मेल फीमेल पार्टनर आपस में एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, इसकी कई कारण हैं जिसकी वजह से मेल फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। खाली लाइफस्टाइल को ब्लेम करना ठीक नहीं है। और आजकल ये नील स्पर्म काउंट भी बहुत कॉमनली देखा गया है। हेल्दी मैन, बहुत अच्छी हाइट, वेट एंड नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी, बट द स्पर्म काउंट इज नील। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो बहुत सारे जब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड होते हैं, बिलीव ही नहीं कर पाते। तो हम ही ब्लेम करते हैं कि आपकी रिपोर्ट गलत है। आप बिल्कुल लॉजिस्ट रॉन्ग होंगे, ठीक कह रहे हो, लॉजिस्ट गलत है। बिल्कुल। तो वी फीमेल्स आर ब्लेम्ड। बिल्कुल एक्सेप्ट करना ही एक मेल को एक बहुत मुश्किल से होता है कि भाई मेरा काउंट 0 है। जी बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फिट हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं स्मोक भी नहीं करता, ड्रिंक भी नहीं करता, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा स्पर्म 0 है? तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्पर्म में मेजर प्रॉब्लम हो या स्पर्म बने ही ना शरीर में, लेकिन आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक हो। तो ये हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कई बार जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है। जब हम अपने माँ के पेट में बनते हैं तब भी कोई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से टेस्टिकुलर ग्रोथ ना हो या प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो, तो उसका कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन स्पर्म आपके शरीर में नहीं होते। या बार बार इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब बंद हो जाए, स्पर्म तो बन रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे बिकॉज ट्यूब बंद है।
तो ऐसे कई कारणों की वजह से स्पर्म काउंट 0 आ सकता है, लेकिन उसका कोई हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, है ना, वो कई कारणों की वजह से हो सकता है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास? अगर भाई स्पर्म काउंट 0 है और ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कहीं ट्यूब ब्लॉक हो रही है, तो पहले हम बहुत सर्जरी करते थे, एनास्टोमोसिस करते थे, बट उसका बहुत सक्सेस रेट हाई नहीं था, प्लस वो एक मेजर सर्जरी है। और फिर वापस से री ऑब्स्ट्रक्शन के भी उसमें बहुत चांसेस देखे गए। सो हमने कई केस में देखा कि सर्जरी तो ठीक हो गई, लेकिन बाद में जाके फाइब्रोसिस हो गई, दोबारा ट्यूब बंद हो गई। तो ऐसे केस में सर्जरी बहुत बढ़िया नहीं मानते हम ट्यूब को, एनास्टोमोसिस की, लेकिन हम बायोप्सी के ज़रिए, सिंपल टेस्टिकुलर बायोप्सी, जो ओपीडी बेस्ड प्रोसेस है, स्मॉल एनेस्थीसिया देकर हम डे केयर में सर्जरी कर कर आपके मल्टीपल स्पर्म निकाल कर उसको फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि टेस्टिकुलर बायोप्सी प्रॉब्ली बेस्ट तरीका है। तो मतलब नील स्पर्म काउंट में भी इट इज़ पॉसिबल कि हम अपने Absolutely. थ्रू द बायोप्सी हम स्पर्म निकालें और अपना बच्चा बिल्कुल करने की उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और आजकल ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन हो गया है, बहुत सुनने में आ रहा है, बहुत लोग बहुत वरीड है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आईवीएफ से पहले भी हमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए या बस इट इज़ अ जनरल हेल्थ? नहीं, देखो, सर्वाइकल स्क्रीनिंग तो हमारे देश में बहुत अच्छे सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एंड अभी तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और फॉक्सी का इनिशिएटिव है वो सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, मतलब जिसमें हम ये चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश से इरेडिकेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, और एज गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग कर पाएँ। पैप स्मीयर्स, जो ओपीडी बेसिस पर हम आपका स्मीयर बना के टेस्ट कर सकते हैं, एचपीवी टेस्ट कर सकते हैं कि वो वायरस तो नहीं है सर्वाइकल स्मीयर में जिससे कि कैंसर हो सकता है। तो ये सिंपल टेस्ट है, हर लेडी को सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 3 साल में एक बार कराना है ना। अगर इतना करा रहे हैं भाई, तो हमें पता है कि हम गुड सर्वाइकल स्क्रीनिंग करा रहे हैं, और अगर हमारा एचपीवी पॉजिटिव आता है तो हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिससे कि वो कैंसर तक ना बदले। इसके लिए जो वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कि यंग गर्ल्स में 9 साल की उम्र के बाद 45 ईयर्स तक, 9 to 45 ईयर्स के ब्रैकेट में हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। और अगर फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले लगा दे, मतलब 15-16 साल से अगर पहले लगा दे, तो खाली एक शॉट ऑफ वैक्सीन से हम लाइफ टाइम कैंसर को रोक सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर को। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन एक ड्राइव है आज कल जो बहुत स्ट्रॉन्गली हम गायनोकोलॉजिस्ट उसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि किसी को भी एक प्रिवेंटेबल कैंसर जो खाली एक वायरस के ज़रिए होता है उसको हम रोक पाएँ और इस डेडली बीमारी को हमारे देश से ख़त्म कर पाएँ। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या टेस्ट ऑप्शन है? खाली और खाली पैप स्मीयर, है ना। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर रूटीन पैप स्मीयर कराओगे तो पैप स्मीयर के ज़रिए हम आपको बता सकते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मल सेल तो नहीं है, नॉर्मल है सेल, और उसमें कोई एचपीवी वायरस तो नहीं है। एंड आई गेस इट इज़ नॉट पेनफुल, राइट? नॉट एट ऑल। तो आप जैसे अपने रूटीन टेस्ट कराते हो वैसे ही एक टेस्ट है, इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट द कॉस्ट? देखो, कॉस्ट उसमें जैसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट इज नॉट अ फैक्टर, है ना। अगर हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए पैप स्मीयर 3 साल में एक बार करा रहे हैं, उसकी कॉस्ट हार्डली 1000-2000 रुपये आती है, जो आप प्रोबेबली अपनी एक क्रीम खरीदने में यूज़ कर लेते हैं। फ्यूचर में हम कैंसर से बच सकते हैं। बिल्कुल, जो प्रिवेंटेबल कैंसर है कम से कम उसको तो रोके। और किस एज से हमें स्टार्ट करनी चाहिए स्क्रीनिंग पैप स्मीयर के थ्रू? पैप स्मीयर स्क्रीनिंग, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद 3 साल में एक बार हमें स्क्रीनिंग करना है, और अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं भी हो तो भी 25 साल की उम्र के बाद हमें रूटीन स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर की करनी चाहिए टिल मेनोपॉज। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि जो हम पता लगा सके कि हमें फ्यूचर में कैंसर के कितने चांसेस हैं, एंड बिफोर भी हम
पहले भी वी कैन प्रेडिक्ट कि हमें कैंसर हो सकता है कि नहीं, एंड अदर देन दैट हमें और इन्फेक्शन भी हम ट्रीट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बारे में और कुछ कहना चाहोगे आप? सर्वाइकल, देखो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास इतनी लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं मैं अपने रूटीन टेस्ट कराती हूँ, हर साल अपने टेस्ट कराती हूँ, मेरा तो सब ठीक है। उनसे पूछो आपने पैप स्मीयर कराया, तो उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है। नोबडी इज़ देयर टू टेल देम कि भाई पैप स्मीयर भी आपकी एक रूटीन हेल्थ का पार्ट है, तो हर 3 साल में आपको कराना ही कराना है। जैसे अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, ब्लड टेस्ट करा रहे हो, ये पता कर रहे हो मेरा हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, मेरे को शुगर तो नहीं हो गया, ऐसे पता करो ना कि सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड मोर ओवर इट इज़ नॉट पेनफुल ऑल्सो, नॉट एट ऑल, प्रोसीजर है, बिल्कुल भी नहीं है, एंड वी कैन प्रेडिक्ट थिंग्स। यस, तो बहुत ही अच्छा वे है। करेक्ट। और ये वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप हमें कुछ नॉलेज देना चाहेंगे आज? सो विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो भाई बहुत वास्ट टॉपिक है ना, एक दिन में तो हम नहीं कवर कर सकते। लेकिन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है, अगर डॉक्टर से आकर मिले, उनसे साधारण अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करें, अपने बेसिक खान पीन लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करें, तो हम बहुत सारी चीज़ें उनको ओपीडी बेसिस पर बता सकते हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को ठीक कर सकते हैं, है ना। सो आई फील आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। और हम कोशिश करना चाहते हैं कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या जो चीज़ प्रिवेंटेबल है हम उसको रोक पाएँ। छोटी छोटी चीज़ों से डरो नहीं, जागरूक हो, है ना। सो यू शुड बी able to take the right decision and the wise decision. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नेहा। तो आज हमें ये पता चला कि एग फ्रीजिंग, सीमेन फ्रीजिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सब बहुत ही छोटे छोटे ओपीडी प्रोसीजर है। इट इज़ पेनलेस प्रोसीजर और बहुत कॉस्टली भी नहीं है, तो वी शुड गो फॉर इट वेयर एवर इंडिकेटेड। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.